आइए थोड़ा पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर की ओर चलते हैं। मणिपुर पिछले 1.5 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। सेना लगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्थानीय पुलिस है, इसके बावजूद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्या अचानक हुआ कि शांत चल रहा मणिपुर अचानक उबल पड़ा, खून खराबे की जद्दोजहद में फंस गया, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो आइए मणिपुर के इतिहास और भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में 3 प्रमुख जातियां हैं। एक मैतेई जो बहुसंख्यक है, राज्य की आबादी के 53% लोग मैतेई समुदाय से हैं, और 2 अन्य जातियां हैं, कुकी और नगा। ये आदिवासी जातियां हैं। इनको वहां अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। मैतेई समुदाय के लोग भी बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ताजा विवाद के पीछे मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला है। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइबल यूनियन की याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह केंद्र से यह सिफारिश करे कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जैसे ही कोर्ट का यह आदेश आया, 5 मई को मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुकी और नगा समुदाय सड़कों पर आ गया और मैतेई समुदाय के लोगों के घर संपत्ति को निशाना बनाने लगा। अब मैतेई क्या है? मैतेई मणिपुर की बहुसंख्यक आबादी मैतेई है। ये अधिकतर हिंदू है। कुकी और नगा इनमें अधिकतर ईसाई मतावलंबी हैं। तो धर्म की सियासत करने वाले मणिपुर हिंसा में मजहबी हाथ भी देख रहे हैं और उसके अपने अपने निहितार्थ तलाश रहे हैं। दरअसल मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है और कुकी और नगा समुदाय के लोगों का म्यांमार यानी बर्मा के सीमावर्ती इलाकों के लोगों से रोटी बेटी का रिश्ता है। उनके लिए म्यांमार में चले जाना और म्यांमार से मणिपुर के पहाड़ियों में आ जाना कोई कठिन काम नहीं। तो नगा समस्या के बारे में आप लोग अवगत होंगे कि नगा समस्या से पूर्वोत्तर पीड़ित रहा है। सरकार ने प्रयास करके इस मसले को हल करने का प्रयास किया है। सरकार ने कोशिश की है कि कोई शांति समझौते का फार्मूला निकल सके, लेकिन इस बीच मैतेई को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का अदालती आदेश शांति व्यवस्था की राह में गले की हड्डी बन गया है। वहां मैतेई समुदाय के लोग नगा और कुकी नेताओं और उनके प्रभावशाली लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। मैतेई बहुल इलाकों में बसे नगा और कुकी आदिवासियों पर संगठित हमले किए जा रहे हैं। वहीं नगा और कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में मैतेई को निशाना बनाया जा रहा है। लग रहा है कि एक आदिम युद्ध चल रहा है। एक तरफ से एक आदिवासी तबका भाला बर्छा फरसा गणासा और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के दूसरे पर एक दुश्मन की तरह हमला करता है, उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश करता है। ये आदिम बर्बर जंग मणिपुर के पहाड़ियों में चल रही है। अच्छा, सेना और पुलिस के लिए इन उग्रवादी गुटों से निपटना आसान नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये गुट कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ से नगा विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से नगा आतंकी निशाना बना रहे हैं। अभी मणिपुर हाईकोर्ट ने एक काम किया है कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया है ताकि मणिपुर में हिंसा की आग को थामा जा सके। मैतेई मुख्यतः इम्फाल के करीबी इलाकों में रहते हैं और दूसरी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में नगा और कुकी रहते हैं। तो जब तक इन तीनों समुदायों में कोई समझौता नहीं होता, मणिपुर में शांति का लौटना फिलहाल मुश्किल लगता है।
हेलो एवरीवन। तो आज आप सबका स्वागत जनपत्रकार में। आज मैं आप सबको आदि पुरुष फिल्म का प्रीव्यू बताऊंगी। आदि पुरुष एक आगामी हिंदी फिल्म है जो कि बेस्ड है रामायण पे। इसके डायरेक्टर ओम राउत जी हैं। ये साथ ही टी सीरीज़ फिल्म और रेट्रो फाइल्स के प्रोड्यूसर भी हैं। ये हिंदी फिल्म और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाई गई है। फिल्म में एक्टर प्रभास ने राम का और कृति सेनन ने सीता का किरदार निभाया है और साथ ही सैफ अली खान ने लंकेश के राजा रावण का किरदार निभाया है। इस फिल्म की कुल लागत 500 करोड़ है। आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी इंडियन फिल्मों में से एक है। फिल्म की फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई। पहले तो ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सैफ अली खान के रावण के लुक को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिसकी वजह से इसकी रिलीज डेट को कुछ समय के लिए टाल भी दिया गया था और अब रिलीज डेट 12 जनवरी 2023 की कर दी गई थी। लेकिन अब ये फिल्म फिर से आगे होकर 16 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म में वाल्मीकि रम्यान सीता हरण को दिखाया गया है। अयोध्या के राजा राम अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य से हनुमान की सेना की मदद से लंका के राजा रावण से युद्ध को चित्रित किया गया है। इस फिल्म में इफ़ेक्ट्स पर लगभग 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। साथ ही इस फिल्म को 3D में फिल्माया गया है। आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनपत्रकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनपत्रकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ आपसे मुखातिब। दोस्तों, आज बात करते हैं एक विवादास्पद फिल्म की। फिल्म प्रेमियों के बीच सिनेमा को लेकर बहुत तर्क वितर्क चल रहा है। बात आदि पुरुष के करते हैं। आदि पुरुष फिल्म, जिसे 650 करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है, उस फिल्म को लेकर के देश भर में भयंकर विवाद चल रहा है। चाहे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, चाहे साधु संत समाज हो, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, उस फिल्म पर आरोप है कि उसने अपने डायलॉग्स के जरिए हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम, हनुमान और रामायण के अन्य पात्रों के साथ बेहुदा मजाक किया है। इसको लेकर तमाम जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नेपाल ने तो पोखरा और काठमांडू में फिल्म आदि पुरुष के दिखाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि इससे हिंदुओं की, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, आदि पुरुष में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या कह दिया गया है जिसको लेकर के हिंदू समाज भड़का हुआ है? तो आइए फिल्म के कुछ डायलॉग पर नजर डालते हैं। फिल्म में हनुमान जी को एक दैत्य अशोक वाटिका में यह कहते हुए दिख रहा है कि यह तेरे बुआ का बागीचा है जो यहाँ हवा खाने चला आया। वो अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। एक अन्य डायलॉग में बजरंगबली को यह कहते सुना गया है कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। एक अन्य डायलॉग में एक दैत्य शिरोमणि रावण कहते सुना गया है कि अभी तो मेरे एक सपोले ने तेरे शेष नाग को लंबा कर दिया है, बेचारा तो अभी पूरा भरा पड़ा है। दोस्तों, हम सबके आराध्य बजरंगबली के मुख से इस तरह की बातें कहते हुए सुनाना तमाम उन हिंदुओं की भावनाओं, उनके आस्था पर सीधा प्रहार है। इसी बात को लेकर के अयोध्या से प्रयागराज, वाराणसी सहित उज्जैन, देश के तमाम महानगरों में इस फिल्म का साधु संत विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर के बुद्धिजीवियों में आक्रोश है कि कैसे कोई लेखक भाषा, रचनात्मकता
और डायलॉग्स के नाम पर आस्था के प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जो इस फिल्म में किया गया है। अब मेघनाद को तो एक जोकर टाइप भूमिका में लाया गया है। जैसा लगता है कि मेघनाद एक सड़क छाप गुंडे हैं। उनके पूरे शरीर को टैटू से रंग दिया गया है। अब इन टैटुओं में क्या दिखता है? दिखता है कि वो एक टपोरी लैंग्वेज बोलते हैं, तेरी तो जल गई। अब इस तरह के जो टपोरी लैंग्वेजेस हैं, इनको यूज करके हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करना कितना उचित है, इसको लेकर के जन आक्रोश बढ़ा है। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ल ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं डायलॉग में बदलाव करूंगा। फिल्म निर्माताओं, फिल्म के स्पॉन्सर्स, फिल्म के आयोजक, इन सब पर दबाव है कि विवादास्पद हिस्सों को फिल्म से हटाया जाए। जिस तरह रावण, हनुमान, मेघनाद, इनके मुंह से बेहुदा किस्म के डायलॉग कहे गए हैं, उन डायलॉगों को लेकर के अब 650 करोड़ रुपए से बनी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने फैसला किया है कि डायलॉग में बदलाव होगा। लेकिन जो नुकसान, जो आस्था पर चोट होना तो हो गया। अगर भाषा के स्वतंत्रता के नाम पर, बोलने की आज़ादी के नाम पर, रचनात्मकता के नाम पर अगर आस्था के प्रतीकों के साथ इसी तरह छेड़छाड़ होता रहा तो आने वाला समय किसी भी रचनात्मक प्रयोग को गति नहीं प्रदान करेगा। मनोज मुंतशिर शुक्ला कहते हैं कि मैंने तो 4000 लाइन्स के डायलॉग आदि पुरुष के लिए लिखे। लोगों को सिर्फ 5 लाइन पर आपत्ति है तो वह 5 लाइनें मैं बदल दे रहा हूँ। जो डायलॉग्स हमने आपको सुनाए, वो डायलॉग्स कितने उचित हैं, हमारे आराध्य की स्तुति वंदना के योग्य हैं। जिन हनुमान जी को हम संकट में जब भयातुर रहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अपने डर को दूर करते हैं और उनसे संकट से हर प्रकार की सुरक्षा की मांग करते हैं। अगर फिल्मी पर्दे पर वो यह बोलते हुए नजर आए कि अगर तुम मेरी बहनों को हाथ लगाओगे तो हम तुम्हारी लंका जला देंगे, क्या सुनना अच्छा लगेगा? अब इसका फैसला जनता की अदालत में है। जनता को तय करना है कि फिल्मों, साहित्य, कविता, कहानियों और उपन्यासों के नाम पर जो हमारे आराध्य देवों के साथ, देवी देवताओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, यह सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होगा और लोग, प्रगतिशील लोग कभी इस बात को समझेंगे कि आस्था और विश्वास के चिन्हों पर हमला करना कहाँ तक जायज है और उसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता के आज़ादी के नाम पर कितना इस्तेमाल करना उचित होगा। जय हिंद। जन पत्रकार चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल वर्ष 2016 से 2020 के बीच रहा। वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर 2016 में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था। डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से एक गहरा रिश्ता है। उनके पूरे टेन्योर में 2016 से 2020 के बीच में एक के बाद एक हमेशा तरह तरह के स्कैंडल्स, तरह तरह के विवाद देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया विवाद हमारे सामने है। आज पूरी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। मामला 2016 का है, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे। 4 अप्रैल 2023 को मैनहट्टन की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को समन जारी किया। कोर्ट का कहना था कि 2016 में एक विवाद था, एक केस सामने आया है जिसकी इंक्वायरी चल रही थी। दरअसल ये केस 2018 में सरफेस पे आया। 2018 में कुछ मीडिया ने इस बात का रिपोर्ट किया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में एक पॉर्न एक्ट्रेस को एक ह्यूज मनी प्रोवाइड की थी। जब ये न्यूज़ सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पावरफुल प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरी तरह से इस बात को डिनाई कर दिया
और जितने भी प्रेस की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे थे उसका एक के बाद एक उन्होंने मुकाबला करते हुए जवाब दिया। और धीरे धीरे उनकी बातों से ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं और जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है। खैर, मीडिया ने भी मान लिया कि ट्रंप पे जो लगाया जा रहा इल्जाम है वो गलत था। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उसके बाद आज 2023 है, यानी ये केस 3 साल के बाद सामने आया है और इसकी कई हियरिंग सामने आ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप हर हियरिंग में सामने जाते हैं, कोर्ट में अपनी बातें कहते हैं और फाइनली ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा जरूर होगी। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ने के बाद उसे क्रिमिनल चार्जेस के तौर पे उसे कोर्ट में समन किया जाए, उस पर महाभियोग का कानून लाया जाए। एक नहीं बल्कि 4 ऐसे केसेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगाए गए हैं। मैंने जो अभी जिक्र किया वो एक केस था। वो क्या था? वो फॉर्मर पॉर्न एक्ट्रेस को उन्होंने $1,21,000 फंड दिया था और वो फंड लाया कहां से उन्होंने? कहा जाता है कि वो फंड इलेक्शन कैंपेन का फंड था जिसे छुपा कर रखा गया। बाद में जब मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने पूरी तरह से कोर्ट में जाकर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि यह बात गलत है। खैर, तो ये केस अभी भी चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है। जन पत्रकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, इन दिनों गीता प्रेस को लेकर बड़ी चर्चा है। सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, उनके तमाम मंत्रियों का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करके सरकार ने समाज और देश के प्रति उसके योगदान को पहचाना है, उसको सम्मान दिया है और उसके प्रति आभार व्यक्त किया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना खुद इस पुरस्कार का उपहास उड़ाना है। तो आखिरकार कांग्रेस ने जो सरकार पर आरोप लगाया है उसकी सच्चाई क्या है? ये गीता प्रेस है क्या चीज? गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है और किस कारण दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। आखिरकार इन सभी विवादों के पीछे कारण क्या है? तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गीता प्रेस है क्या। गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गीता प्रेस सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों का बहुत ही मामूली कीमत पर प्रकाशन करता है। गीता प्रेस ने अपने स्थापना वर्ष के साथ ही धार्मिक प्रवचनों, वैदिक साहित्यों, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और अन्य धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों का प्रकाशन किया और उसे कम कीमत पर आम जनता को मुहैया कराया। तो यह तो बात रही गीता प्रेस की। गीता प्रेस अब तक करोड़ों पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। यह 15 भाषाओं में वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे तमाम धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, वहां आपको गीता प्रेस की पुस्तकें दिखाई देंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
कि आज के दौर में जबकि कागज बहुत महंगा है, छपाई बहुत महंगी है, तो 1000 पन्ने का रामचरितमानस 120 रुपए में कोई आपको उपलब्ध करा सकता है। यह कमाल गीता प्रेस करती है। क्या दुर्गा सती की पुस्तक 20 रुपए में उपलब्ध हो सकती है? क्या श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत श्लोकों और उनके हिंदी अनुवाद के साथ आपको 40 रुपए में उपलब्ध हो सकता है? यह सारा श्रेय जाता है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और अन्य जगहों पर धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करता है। गोरखपुर में मुख्य प्रेस है। यहाँ से छपी पुस्तकें 15 भाषाओं में, जिनमें बांग्ला है, असमी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, 15 भाषाओं में 1921 से लगातार प्रकाशन करता आया है। तो ये तो रही गीता की उपलब्धियां। गीता प्रेस ने श्रीमद् भागवत गीता के 41 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी प्रकार रामचरितमानस की करोड़ों प्रतियां यहाँ से छपी हैं। दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, करोड़ों इनकी प्रतियां और इनके कई संस्करण निकल चुके हैं। तो ये तो रहा गीता का योगदान। अब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने से किसको मिर्ची लगी है और क्यों लगी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1921 में जब गीता प्रेस की स्थापना की गई तो उसके संपादक, उसके प्रबंधक, उसके सर्वे सर्वाकर्ता धर्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले कल्याण नाम की जो है मोटी पत्रिका आती है, तो कल्याण का प्रकाशन इन्होंने बंबई में बजाज प्रेस से कराया और उसके प्रति गांधी को भेंट की। गांधी के सर्वधर्म समभाव, गांधी के सभी धर्मों को आदर देना और सबको समान दृष्टि से देखना। गांधी जी चाहते थे कि गीता प्रेस उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार हों चाहे जयदयाल गोयंदका हों, इनको यह मंजूर नहीं था। इन्होंने शुद्ध रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उसको जन जन तक, उसके मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। तो लिहाजा यह गीता प्रेस वेद, उपनिषद, रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन, उनकी चित्र परंपरा को लेकर के जाना जाने लगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस और कल्याण और गांधी। कल्याण में हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी के कई विचारों से असहमत होते थे और जम करके लिखा भी जाता था। गांधी की पत्रिका हरिजन के कई अंशों को लेकर के काफी विवाद हुआ। जब गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने किया, तो उस समय गीता प्रेस के प्रबंधकों का संबंध हिंदू महासभा से हुआ करता था। इस कारण इनके लोग कुछ दिन तक फरार रहे। ऐसा कुछ लोगों का दावा है कि हिंदू महासभा के प्रति नजदीकी के कारण गीता प्रेस को सरकार के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गुस्से का कई बार सामना करना पड़ा। देश जब आजाद हो गया तो कहीं न कहीं हिंदू महासभा, नाथूराम गोडसे के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार वगैरह के नाम भी कांग्रेसियों के निशाने पर थे। उसी चीज को मुद्दा बना करके कांग्रेस ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया है। अब इस विरोध के अपने मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है। उत्तर भारत के बहुसंख्यक हिंदू भारतीय जनता पार्टी का आंख मूंद कर समर्थन करते हैं, जबकि कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। इस राजनीति के कारण वह सभी वर्गों को लेकर चलती है। वह शुद्ध वैदिक सनातनी मूल्यों पर सरकार के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती। हिंदू देवी देवताओं का आदर करते हुए वह अल्पसंख्यकों की आवाज बनने की कोशिश करती है, ताकि अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमान, कांग्रेस के पीछे गोलबंद हो सके। ये उसकी सियासी मजबूरी है। शायद इसी मजबूरी के कारण गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध किया है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। शांति, सामाजिक सद्भाव, मानवता और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह विशिष्ट हस्तियों को दिया जाता है। अब तक जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, उनमें नेल्सन मंडेला
प्रमुख हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के वो अश्वेत नेता हैं जिन्होंने अपने यहाँ गोरों के खिलाफ अनवरत जंग लड़ी, अपने जिंदगी के कई वर्ष जेलों में बिताए और अंततोगत्वा उनको अपने मकसद में कामयाबी मिली। तो उनके संघर्षों को याद करते हुए भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार दिया था। 2021 का पुरस्कार सरकार ने गीता प्रेस को देने का फैसला किया। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और शिलापट्ट दिया जाता है। गीता प्रेस के प्रबंधकों का कहना है कि हम गांधी शांति पुरस्कार तो ले लेंगे, लेकिन नगद 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी प्रेस की मान्यता है कि वह किसी से दान नहीं लेगा। यह 1921 में ही तय हो गया था और गीता प्रेस को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं। गीता प्रेस के मौजूदा महामंत्री लॉर्ड मणि त्रिपाठी ने कहा कि पुरस्कार लेने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की जो नगद राशि है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है। अमित शाह ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मूल्यों की अनवरत सेवा करने के कारण गीता प्रेस को सम्मानित करने में बहुत देर हो गई। हमने उसके योगदान को अभी जाकर स्वीकार किया और उसे गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा। जन पत्रकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, इन दिनों गीता प्रेस को लेकर बड़ी चर्चा है। सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, उनके तमाम मंत्रियों का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करके सरकार ने समाज और देश के प्रति उसके योगदान को पहचाना है, उसको सम्मान दिया है और उसके प्रति आभार व्यक्त किया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना खुद इस पुरस्कार का उपहास उड़ाना है। तो आखिरकार कांग्रेस ने जो सरकार पर आरोप लगाया है उसकी सच्चाई क्या है? ये गीता प्रेस है क्या चीज? गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है और किस कारण दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। आखिरकार इन सभी विवादों के पीछे कारण क्या है? तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गीता प्रेस है क्या। गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गीता प्रेस सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों का बहुत ही मामूली कीमत पर प्रकाशन करता है। गीता प्रेस ने अपने स्थापना वर्ष के साथ ही धार्मिक प्रवचनों, वैदिक साहित्यों, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और अन्य धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों का प्रकाशन किया और उसे कम कीमत पर आम जनता को मुहैया कराया। तो यह तो बात रही गीता प्रेस की। गीता प्रेस अब तक करोड़ों पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। यह 15 भाषाओं में वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे तमाम धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, वहां आपको गीता प्रेस की पुस्तकें दिखाई देंगी।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के दौर में जबकि कागज बहुत महंगा है, छपाई बहुत महंगी है, तो 1000 पन्ने का रामचरितमानस 120 रुपए में कोई आपको उपलब्ध करा सकता है? यह कमाल गीता प्रेस करती है। क्या दुर्गा सती की पुस्तक 20 रुपए में उपलब्ध हो सकती है? क्या श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत श्लोकों और उनके हिंदी अनुवाद के साथ आपको 40 रुपए में उपलब्ध हो सकता है? यह सारा श्रेय जाता है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और अन्य जगहों पर धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करता है। गोरखपुर में मुख्य प्रेस है। यहाँ से छपी पुस्तकें 15 भाषाओं में, जिनमें बांग्ला है, असमी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, 15 भाषाओं में 1921 से लगातार प्रकाशन करता आया है। तो ये तो रही गीता की उपलब्धियां। गीता प्रेस ने श्रीमद् भागवत गीता के 41 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी प्रकार रामचरितमानस की करोड़ों प्रतियां यहाँ से छपी हैं। दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, करोड़ों इनकी प्रतियां और इनके कई संस्करण निकल चुके हैं। तो ये तो रहा गीता का योगदान। अब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने से किसको मिर्ची लगी है और क्यों लगी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1921 में जब गीता प्रेस की स्थापना की गई तो उसके संपादक, उसके प्रबंधक, उसके सर्वे सर्वाकर्ता धर्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले कल्याण नाम की जो है मोटी पत्रिका आती है, तो कल्याण का प्रकाशन इन्होंने बंबई में बजाज प्रेस से कराया और उसके प्रति गांधी को भेंट की। गांधी के सर्वधर्म समभाव, गांधी के सभी धर्मों को आदर देना और सबको समान दृष्टि से देखना। गांधी जी चाहते थे कि गीता प्रेस उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार हों चाहे जय दयाल गोविंदका हों, इनको यह मंजूर नहीं था। इन्होंने शुद्ध रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उसको जन जन तक, उसके मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। तो लिहाजा यह गीता प्रेस वेद, उपनिषद, रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन, उनकी चित्र परंपरा को लेकर के जाना जाने लगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस और कल्याण और गांधी। कल्याण में हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी के कई विचारों से असहमत होते थे और जम करके लिखा भी जाता था। गांधी की पत्रिका हरिजन के कई अंशों को लेकर के काफी विवाद हुआ। जब गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने किया, तो उस समय गीता प्रेस के प्रबंधकों का संबंध हिंदू महासभा से हुआ करता था। इस कारण इनके लोग कुछ दिन तक फरार रहे। ऐसा कुछ लोगों का दावा है कि हिंदू महासभा के प्रति नजदीकी के कारण गीता प्रेस को सरकार की, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गुस्से का कई बार सामना करना पड़ा। देश जब आजाद हो गया तो कहीं न कहीं हिंदू महासभा, नाथूराम गोडसे के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार वगैरह के नाम भी कांग्रेसियों के निशाने पर थे। उसी चीज को मुद्दा बना करके कांग्रेस ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया है। अब इस विरोध के अपने मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है। उत्तर भारत के बहुसंख्यक हिंदू भारतीय जनता पार्टी का आंख मूंद कर समर्थन करते हैं, जबकि कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। इस राजनीति के कारण वह सभी वर्गों को लेकर चलती है। वह शुद्ध वैदिक सनातनी मूल्यों पर सरकार के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती। हिंदू देवी देवताओं का आदर करते हुए वह अल्पसंख्यकों की आवाज बनने की कोशिश करती है, ताकि अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमान, कांग्रेस के पीछे गोलबंद हो सके। ये उसकी सियासी मजबूरी है। शायद इसी मजबूरी के कारण गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध किया है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। शांति, सामाजिक सद्भाव, मानवता और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह विशिष्ट हस्तियों को दिया जाता है। अब तक जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है,
उनमें नेल्सन मंडेला प्रमुख हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के वो अश्वेत नेता हैं जिन्होंने अपने यहाँ गोरों के खिलाफ अनवरत जंग लड़ी, अपने जिंदगी के कई वर्ष जेलों में बिताए और अंततोगत्वा उनको अपने मकसद में कामयाबी मिली। तो उनके संघर्षों को याद करते हुए भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार दिया था। 2021 का पुरस्कार सरकार ने गीता प्रेस को देने का फैसला किया। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और शिलापट्ट दिया जाता है। गीता प्रेस के प्रबंधकों का कहना है कि हम गांधी शांति पुरस्कार तो ले लेंगे, लेकिन नगद 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी प्रेस की मान्यता है कि वह किसी से दान नहीं लेगा। यह 1921 में ही तय हो गया था और गीता प्रेस को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं। गीता प्रेस के मौजूदा महामंत्री लॉर्ड मणि त्रिपाठी ने कहा कि पुरस्कार लेने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की जो नगद राशि है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है। अमित शाह ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मूल्यों की अनवरत सेवा करने के कारण गीता प्रेस को सम्मानित करने में बहुत देर हो गई। हमने उसके योगदान को अभी जाकर स्वीकार किया और उसे गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा। जन पत्रकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपसे मुखातिब हूं। रामनवमी के बाद ही बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा भड़की हुई है। बिहार के सासाराम और नालंदा जिले तो अभी तक शांत नहीं हुए। वहाँ हिंसा की आग लगातार धधक रही है, जिसको काबू करने में जिला प्रशासन, पुलिस पूरी तरह नाकाम रहा है। इसी तरह बंगाल का हावड़ा हिंसा की आग में पूरी तरह जलकर पूरी सामाजिक मर्यादा, सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार कर चुका है। हुगली के रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया, आस पड़ोस की दुकानों को जला दिया। हालात इतने विस्फोटक हो गए कि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में न जाएं। इस हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा ने जानबूझकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस हिंसा को प्रायोजित किया है। रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी उन क्षेत्रों में जाने की जिन क्षेत्रों में ये जुलूस गया और वहाँ हिंसा हुई। उन्होंने रामनवमी हिंसा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी शाह के ऊपर थोप दिया। डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के दूसरे बड़े नेता, उनका तो सीधा आरोप है कि रामनवमी की हिंसा 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर के किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली ममता बनर्जी सरकार पूरे सूबे को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की साजिश रच रही है। रामनवमी की हिंसा के बाद जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया हावड़ा के शिवपुर में, हुगली के रिसड़ा में और राज्य के अन्य इलाकों में, वह इस बात को चिन्हित करता है कि ममता बनर्जी राज्य में मुसलमानों के 30% वोट के लिए तुष्टीकरण को पूरी तरह बढ़ावा दे रही हैं। अब सवाल यह उठता है किसके आरोपों में कितना दम है। नेता तो आरोप लगा देते हैं, अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने में राजनीतिक पार्टियां और सियासी जमात माहिर होती है। लेकिन एक बात सच है कि ममता का मुस्लिम वोट बैंक इधर खिसका है। इसकी ताजी मिसाल राज्य के मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद की एक विधानसभा सीट पर हुए चुनाव से पता चला। मुर्शिदाबाद जिले की सीट को ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरह हार गई और कांग्रेस ने वहां ममता बनर्जी के कैंडिडेट को 60,000 वोटों से हराया। इस बात से
ये छोटे विधानसभा उपचुनाव का मामला है, लेकिन इस उपचुनाव में मिली हार से ममता इतना बौखला गई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ होने वाले अपने किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि 2024 के चुनाव में हम अकेले जाएंगे, हमारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी गठबंधन से कोई सहयोग नहीं है। हम समान विचारधारा वाली गैर भाजपा और गैर कांग्रेस विपक्षी दलों का एक अलग मोर्चा बनाएंगे। तो भाजपा के आरोपों में तो दम लगता है कि ये हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। इस हिंसा के पीछे कहीं यह तो नहीं कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का मुसलमानों के बीच जो जनाधार था वह खिसक रहा है, और उसी को बचाने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान शासन प्रशासन शिथिल रहा। दंगाइयों को पूरा मौका मिला कि वह रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव कर सके, बमबाजी कर सकें, और फिर दोनों तरफ से हिंसा हुई। राज्य का अमन चैन चूर चूर हुआ। मसला बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बिहार में भी नालंदा जला, सासाराम जला। नालंदा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। 31 मार्च से शुरू हुई हिंसा आज भी थमी नहीं है। हालात इतने बेकाबू हैं कि नालंदा में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सरकारी दफ्तर बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा बलों के बोट की धप धप करके आवाजें गूंजती हैं। मौका मिलते ही रात बिरात दंगाई सड़कों पर आ जाते हैं, एक दूसरे के घरों पर पत्थरबाजी करते हैं, बमों से हमला करते हैं, और फिर चंद मिनटों के इस हिंसा और आगजनी के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। पुलिस को पता ही नहीं कि कौन कब आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जो बातें छन कर आ रही हैं उससे पता चलता है कि नालंदा में हालात बेकाबू हैं। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है तो सासाराम का क्या कहना। सासाराम, बिहार शरीफ में खुलेआम लोगों के घर जलाए गए हैं। हालात यहाँ तक बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ से लोग पलायन को मजबूर हैं। अब हिंदू मुस्लिम में राजनीति की रोटियां कोई सेके, किसी को सियासी लाभ हो जाए, लेकिन इस पूरी हिंसा में गरीब, असहाय, कमजोर आदमी बेहद प्रभावित हुआ है। उसका घर जला है, उसके रोजी रोटी के साधन नष्ट हुए हैं, और वह असुरक्षा बोध में अपने घर को छोड़ करके पलायन कर गया है। यह हिंसा बिहार में ही नहीं थमी, महाराष्ट्र तक इसकी आग फैली। सांप्रदायिक हिंसा की इस आंच को महाराष्ट्र ने भी महसूस किया। वहाँ संभाजी नगर, अहमदनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, लोगों के घर जलाए गए, कारों को आग के हवाले किया गया, स्कूटर मोटरसाइकिल फूंक दिए गए, लोगों पर सरेआम हमले किए गए, और एक रात तो पूरी तरह संभाजी नगर दंगाइयों के हवाले रहा। अब कौन पक्ष जीता, कौन पक्ष हारा, किसको सियासी लाभ होने जा रहा है, 2024 में किसको चांदी कटेगी इन दंगों से, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि रामनवमी के बहाने हुई हिंसा ने देश के सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द को चकनाचूर करने का काम किया है, जिस पर हम सभी लोगों को बैठ करके गहन चिंतन, मनन और वैचारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप करने की जरूरत है।